उसकी बात सुनकर कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैंने जब भी उनके लिए कुछ खरीदा है वो लोग खुद ही पसंद करते हैं, मैं सिर्फ बिल ही पे करता हूँ। इसलिए मुझे उनकी पसंद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और तुम्हें मेरे साथ रहना डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा, तो ये आप मुझे डिसाइड करने दें कि मुझे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं, प्रिया ने चिढ़कर कहा। तो कबीर चुप हो गया। मॉम और आंटी के लिए उधर अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे, प्रिया ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा और खुद उधर ही चली गई। कबीर मुस्कुरा उठा और वो भी उसके पीछे चला गया। सानिया चूड़ियां देख रही थी। विराट अब बोर हो रहा था, उसे अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी थी, लेकिन सानिया की तो खरीदारी ही कंप्लीट नहीं हो रही थी। वो हर सामान को उठाती, फिर उसमें कोई कमी निकाल कर वापस रख देती। कहाँ फंस गया मैं, इससे अच्छा तो मैं भाई के साथ ही चला गया होता, कम से कम अब तक फ्री तो हो गया होता, विराट बड़बड़ाया। तो सानिया ने कहा, तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि बेगम साहिबा के काम में रुकावट डालूं। मैं तो अपने आप से पूछ रहा था कि और कितनी देर लगने वाली है मुझे चूड़ियों को पसंद करने में, विराट ने कहा। तो सानिया को हंसी आ गई, जिससे वो और चिढ़ गया। तुम्हें हंसी आ रही है और यहाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम लड़कियां भी ना कितने नखरे कर लेती हो यार। इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका डिजाइन पुराना है, मतलब हद है यार, वो झल्ला कर बोला। और सानिया के हाथ से चूड़ियां लेकर उसे पहनाने लगा। सानिया उसके इस रिएक्शन पर एक पल को हैरान ही रह गई। कितने हक से उसने उसका हाथ पकड़ा था और कितने आराम से उसके हाथ में चूड़ियां पहना रहा था, जबकि वो इस समय गुस्से और हड़बड़ी दोनों में था। लेकिन फिर भी उसे इस बात का ध्यान था कि सानिया हर्ट ना हो। उसकी इस हरकत ने सानिया का दिल छू लिया था। प्रिया ने सबके लिए गिफ्ट्स पसंद कर लिए थे। कबीर ने उनकी पैकिंग करवाई और बिल पे करके मुड़ा तो प्रिया पर नजर गई। वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की छोटी सी शॉप पर खड़ी थी और कुछ देख रही थी। कबीर वहां आया। क्या ऐसी दूसरी पायल नहीं है? प्रिया ने वहां मौजूद लड़की से पूछा। तो उसने कहा, नहीं मैम, बस यही एक डिज़ाइन थी और वो भी कुछ देर पहले ही किसी ने खरीद ली है। आप प्लीज़ कुछ करो ना, मुझे ये चाहिए, आई लव इट, प्रिया ने रिक्वेस्ट की। तो उसने कहा, वेरी सॉरी मैम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आप कुछ और देख लो ना। प्रिया ने उसकी दिखाई और कई सारी पायलें देखी, लेकिन उसकी निगाह बार बार उसी पायल पर टिक जाती। उसे वही पसंद थी, इसलिए उसने कहा, रहने दीजिए, मुझे कोई और नहीं, सिर्फ वही पायल चाहिए। कबीर भी वहां आ चुका था। उसने प्रिया को पुकारा और वहां खड़े होने की वजह जाननी चाहिए। प्रिया ने उसकी आवाज़ अपने इतने पास से सुनी तो झटके से पीछे मुड़ी और उसके सीने से जा टकराई। कबीर ने उसे खुद से अलग किया और उससे पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें यहाँ से? प्रिया उसे जवाब देती तभी उस दुकान वाली लड़की ने कहा, सर आप प्लीज़ अपनी गर्लफ्रेंड से बोलिए ना कि कोई और पायल पसंद कर लें, या आप ही उनके लिए कुछ खरीद लें अपनी पसंद से। प्रिया का दिल खुद को कबीर की गर्लफ्रेंड कहने पर तेजी से धड़का। वहीं कबीर को खांसी आ गई। देखिए ये मेरी, कबीर ने कहना शुरू ही किया था कि उस लड़की ने फिर कहा, प्लीज़ सर, हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, आज सुबह से ही ज़्यादा सामान नहीं बिका है, लेकिन मुझे वही पायल चाहिए, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ में मायूसी थी। वो बिना वहां रुके दूसरी तरफ चली गई। शायद वो कबीर के सामने ये शो नहीं करना चाहती थी कि उसे बुरा लगाए। पायल ना खरीद पाने पर उसके जाने के बाद अभिमन्यु कबीर के पास आया और उसे गौर से देखते हुए कहा, तो ऐसा क्या करता है कि वो हर बार नाराज होकर चली जाती है? मतलब क्या है तेरा? कबीर ने उसे घूरकर देखा तो उसने कहा, मैंने नोटिस किया है तेरे पास से उसे गुस्सा होकर ही जाना होता है, ये तो तय है। तू हम दोनों पर नजर रखता है? कबीर ने दूसरा सवाल दाग दिया तो उसने कहा, नहीं, नजर आ जाता है, तुझे तो पता ही है मैं कितना चौकन्ना रहता हूँ आसपास होने वाली हर घटना को लेकर। ड्यूटी ही ऐसी है मेरी, वही ड्यूटी जिसमें तुझे अक्सर नींद के झटके आते हैं। कबीर ने उसकी तरफ बिना देखे कहा। उसकी नजर सामने रखी ज्वेलरी पर थी। उसकी बात सुनकर शॉप पर खड़ी लड़की हंसने लगी। अभिमन्यु ने झेंपते हुए कहा, क्या बात कर रहा है यार, किसी के सामने ना बोल देना, धक्के मारकर निकाल देंगे आर्मी से। वैसे भाभी नाराज क्यों हुई? उसने फिर पूछा। तो कबीर बुरी तरह चौंका। कौन सी भाभी? एक ही तो है जिस पर मेरे यार की नजर जाती है, मिस प्रियांशी खुराना उर्फ प्रिया। उसने आखिर कह ही दिया। तो कबीर के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उसने गुस्से में कहा, बस कर अभिमन्यु, आगे से उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल मत करना। और तुझे एक बार बोला ना कि हम दोनों में कुछ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। वो और विराट एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने कब कहा कि मैं तेरे और उसके रिश्ते से उसे भाभी बोल रहा हूँ? मैंने तो विराट से जुड़े रिश्ते की वजह से ऐसा कहा है। आखिर विराट मेरा भी तो भाई है ना। अभिमन्यु ने बात बनाते हुए कहा और उसके चेहरे के भावों को देखने लगा जो सडनली फिर से चेंज हुए।
कबीर को पता था कि एक ना एक दिन उसका सामना इस सच से होगा, लेकिन फिर भी उसे बेहद तकलीफ हुई थी। लेकिन वो अभिमन्यु को उसके और प्रिया के रिश्ते को लेकर सवाल उठाने की फिर से कोई नई वजह नहीं देना चाहता था, इसलिए दिल की तकलीफ को दिल में ही दबा दिया। विराट और सानिया अपनी शॉपिंग करके बाकी सब की तरफ आने लगी। तभी विराट ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, सानिया ने हल्के से कहा। उसे वो पल फिर से याद आ गया और साथ ही उसका दिल भी तेजी से धड़क उठा। विराट को लगा कि शायद उसे बुरा लगा है, इसलिए उसने फिर कहा, मैं हमेशा प्रिया के साथ ही रहता हूँ और हम काफ़ी फ्रैंक हैं एक दूसरे से, तो आदत की वजह से तुम्हारे साथ भी कोई बात नहीं विराट, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, इसलिए एक्सक्यूजेस देना बंद करो, सानिया ने नीचे देखते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि विराट उन भावनाओं को नोटिस करे जो उन लम्हों को फिर से याद करके सानिया की आंखों में दिखने लगी थी। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था कि तुम कहीं नाराज ना हो गई हो, विराट ने कहते हुए उसे गले से लगा लिया और जैसे ही उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ, तेजी से उससे दूर हुआ। आई एम सॉरी, सॉरी वंस अगेन, उसने झेंपते हुए कहा। तो सानिया हंस पड़ी। तुम ना सॉरी बहुत बोलते हो, चलो बाकी सबके पास चलते हैं। सानिया ने हंसते हुए उसके बाल बिगाड़ दिए और आगे बढ़ गई। तो विराट ने भी मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेर कर उन्हें ठीक किया और उसके पीछे हो लिया। किसी ने मुझसे कुछ देर पहले ही कहा था कि उसे लड़कियों के सामान की खरीदारी नहीं आती। अब देखो जैसे पूरी दुकान ही खरीद लियो, लेकिन तू इतनी सारी ज्वेलरी का करेगा क्या? अभिमन्यु ने उसके खरीदे हुए गहनों को देखकर पूछा। तो कबीर ने चिढ़ते हुए कहा, मैं खुद पहनूंगा और तुझे भी पहनाऊंगा। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुझे नहीं बताना तो मत बता, इतना चिढ़ क्यों रहा है? अभिमन्यु ने कहा, जबकि वो अच्छी तरह से उसके चिढ़ने का रीजन जानता था। अभी अगर मैं तेरा मुंह तोड़ दूं तो कैसा लगेगा? कबीर ने जैसे ही कहा, अभिमन्यु 2 कदम पीछे हो गया। तभी किसी की आवाज आई तो वो पीछे मुड़े। 2 स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिसर लड़कियों की ज्वेलरी शॉप पर क्या कर रहे हैं? दोनों ने सामने ढेर सारे शॉपर हाथ में लेकर खड़ी कोमल को देखा। कबीर ने उसके सवाल को हमेशा की तरह अवॉइड कर दिया, लेकिन अभिमन्यु ने कहा, छोले भटूरे खाने आए हैं जी? कहते हुए कोमल ने हैरानी से उन्हें देखा। तो अभिमन्यु ने कहा, ये तो कहूंगा नहीं, तो ऑब्वियसली ज्वेलरी ही खरीदने आए होंगे, लेकिन आप लोग ज्वेलरी का क्या करेंगे? कोमल ने फिर पूछा। तो अभिमन्यु ने संजीदगी से कहा, शायद आपको पता नहीं है, हमारी बंदूक में गोलियां नहीं ज्वेलरी ही भरी जाती है, दुश्मनों को मार गिराने के लिए। कोमल और भी कंफ्यूज्ड हो गई। तो अभिमन्यु हंस पड़ा, मैडम हमारी भी फैमिली होती है, गर्लफ्रेंड और बीवी भी हो सकती है, जैसी आपकी फैमिली होगी वैसे ही। ओ, तो ये आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहे हैं? कोमल ने मुस्कुराकर पूछा। तो अभिमन्यु ने कबीर के कान में धीरे से कहा, इसने नाश्ते में आज क्वेश्चन बैंक खा लिया था क्या? सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। कबीर ने उसकी बात सुनकर हल्का सा खंकार दिया और उसे घूरा। तो अभिमन्यु फिर कोमल की तरफ मुड़ गया। नहीं, गर्लफ्रेंड तो इसकी है, मेरी तो वाइफ है होने वाली। इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? कोमल ने कहा। वो परेशान हो गई, इसलिए उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। उसके इस रिएक्शन पर अभिमन्यु के साथ साथ कबीर भी हैरान हो गया। वो अभिमन्यु की बात पर उसे घूर रहा था, लेकिन अब उसकी नजरें कोमल पर आ टिकी। अभिमन्यु ने मजाकिया अंदाज में कहा, आप इतना हाइपर क्यों हो गई? गर्लफ्रेंड होना कोई क्राइम तो नहीं है ना हमारे देश में, है ना? नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि इनकी कोई लव लाइफ भी हो सकती है, कोमल ने मायूसी से कहा। वो अभिमन्यु की बात पर थोड़ा झेंप गई। अब मैं ये तो नहीं जानता कि आप क्या सोचती हैं और क्या नहीं, लेकिन इतना बता दूं कि हम बजरंग बली के भक्त जरूर हैं, लेकिन उनकी तरह स्त्रियों से दूर रहने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अभिमन्यु ने फिर मजाक किया और मुस्कुराने लगा। उसने कोमल को लगभग रुलाने की कसम खा ली थी। अगर आप दोनों के जरूरी डिस्कशन खत्म हो गए हों तो क्या हम बाहर चल सकते हैं? और भी कस्टमर हैं जिन्हें हमारे यहाँ बेवजह खड़े रहने पर परेशानी हो रही होगी। कबीर को जब उनकी बात इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं दिखी तो उसे बोलना पड़ा। उसने अभिमन्यु को साथ आने का इशारा किया और खुद बाहर निकल गया। अभिमन्यु भी उसके साथ हो लिया। उसने एक बार पीछे पलटकर मुंह लटकाकर खड़ी कोमल को देखा और कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे क्यों चिपकती हो। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ कबीर के करीब जाने का जरिया भर हूं, लेकिन मैं अब अपने दोस्त और उसके प्यार के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। सबकी शॉपिंग खत्म हुई तो वो सब एक जगह इकट्ठा हो गए। सबको ही बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए खाना वहीं के एक रेस्टोरेंट में खाने का प्लान बनाया गया। सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स को मिलाकर उन लोगों की संख्या ज़्यादा थी। रेस्टोरेंट में पहले से भी लोग थे, इसलिए सबने ये डिसाइड किया कि एक बार में सारे लोगों के बजाय कुछ लोग ही अंदर जाएंगे, जिससे बाकी लोगों को कोई परेशानी ना हो।
पहले स्टूडेंट्स ने अलग अलग ग्रुप में जाकर लंच किया, फिर प्रोफेसर्स कबीर और अभिमन्यु भी उन लोगों के साथ ही अंदर गए। वो लोग खाना खाकर उठे ही थे कि अचानक से वहां शोर मच गया। क्या हुआ, इतना शोर किस बात का है? अभिमन्यु ने एक वेटर को पकड़कर पूछा। तो उसने जल्दी से कहा, सर मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन सुना है कि कुछ लोग बाहर मारपीट कर रहे हैं जिससे भगदड़ मच गई है। मुझे जाने दो साहब। अभिमन्यु ने उसे छोड़ दिया तो वो वहां से भाग गया। वो लोग भी स्टूडेंट्स का ख्याल करके बाहर की तरफ भागे। सब बाहर ही घबराए हुए खड़े थे। आप लोग बस में जाकर बैठे, घबराने की जरूरत नहीं है, कबीर ने सबसे कहा। बस भी कुछ दूरी पर थी, इसलिए सबको सेफ्टी से ले जाने में कुछ वक्त लग गया। प्रिया और विराट कहाँ हैं? सबके बीच में उनको ना देखकर कबीर का दिमाग ही खराब हो गया। अभी तक उसे बाकी सबकी चिंता थी, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया था। उसे तो यही लगा था कि सब साथ में ही होंगे। सानिया और प्रिया को शायद वॉशरूम जाना था। रेस्टोरेंट में भीड़ थी, इसलिए वो बाहरी पब्लिक टॉयलेट में जाने के लिए गई थी। लेकिन विराट कहाँ गया ये नहीं पता, एक लड़की ने कहा। कबीर परेशान हो गया, लेकिन उसने जब सबको घबराए हुए देखा तो प्रोफेसर से कहा, सर आप लोग निकलिए, हमें सिचुएशन का अंदाजा नहीं है, इसलिए रुकना रिस्की है। लेकिन सानिया, प्रियांशी और विराट एक दूसरे प्रोफेसर ने पूछा। मैंने ढूंढकर सही सलामत ले आऊंगा, मुझ पर यकीन रखें, कबीर ने उनसे कहा और फिर अभिमन्यु की तरफ मुड़ा। सबको सेफली होटल तक पहुंचाना तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अभिमन्यु ने मना करते हुए कहा। वो अपने दोस्त को किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकता था। कबीर ने उसकी बात सुनकर हल्के गुस्से से कहा, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, इस समय तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं इन सबको है। भले ही तुम ड्यूटी पर नहीं हो, लेकिन अब भी तुम एक फ़ौजी हो, और एक फ़ौजी कभी किसी को मुश्किल में छोड़कर पीछे नहीं हटता। अगर हम इनके साथ हैं तो इनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इमोशनल होने के बजाय अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। तभी अचानक से तेज़ आवाज़ आई तो सबने अपने कानों पर हाथ रख लिया। उन लोगों ने एक बाइक को आग लगा दी थी तो उसकी पेट्रोल वाली टंकी फट गई थी। सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। जाओ अभिमन्यु, लेकर निकलो सबको, कबीर ने फिर से कहा। तो अभिमन्यु उसके गले लग गया। जा रहा हूं, लेकिन वादा कर कि सबको सलामत रखने के साथ तू भी जिंदा लौट कर आएगा। कबीर ने उसकी पीठ थपथपा दी और बस से उतर गया। बस वहां से निकल गई तो कबीर भी तीनों को ढूंढने निकल गया। उसका छोटा भाई और उसका प्यार दोनों ही मुश्किल में थे। ये सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। सानिया और प्रिया वॉशरूम की तलाश में काफी दूर चली आई थी। ये वही इलाका था जहां दंगे हुए थे। वो दोनों जैसे ही बाहर निकली, तोड़ फोड़ और आगजनी देखकर वो भागने लगी। दोनों जल्द से जल्द बाकी सबके पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन भागते समय उन्हें दिशा का होश ही नहीं रहा। इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि वो उल्टे साइड में भागकर सबके पास जाने की बजाय और दूर हो रही थी। भागते भागते दोनों थककर एक जगह पर रुक गई। ये एरिया जंगल की तरफ जाता था और काफी सुनसान भी था। दोनों बुरी तरह हांफ रही थी। सानिया ने अपनी फूलती सांसों को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ देर यहीं बैठते हैं, वो लोग काफी पीछे रह गए हैं। मुझसे भी अब और नहीं भागा जा रहा है, प्रिया ने रुआंसा होकर कहा। उसने अपनी अब तक की जिंदगी में कभी ऐसी मुश्किल का सामना नहीं किया था। लेकिन वो लोग थे कौन जो हाथों में तलवार लेकर घूम रहे थे और मार्केट में आग लगा रहे थे? सानिया ने कहा। तो प्रिया को भी वो लोग याद आ गए। उसने कांपते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि वो किसी राक्षस से कम नहीं थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, दुआ करो कि सब लोग हमें ढूंढ लें, सानिया ने कहा और अल्लाह से दुआ मांगने लगी। तो प्रिया ने भी हाथ जोड़ लिए। अब तक तो सुपरमैन को पता चल ही गया होगा कि हम वहां नहीं हैं। वो मुझे हर हाल में ढूंढ लेंगे। बस उनके हम तक पहुंचने तक हमें बचाए रखना भगवान जी। दोनों ने आंखें बंद की हुई थी। अचानक एक आवाज से डरकर उनकी आंखें खुल गई। भाई वो देखो आइटम, एक आदमी ने कहा। सानिया और प्रिया ने देखा, सामने 7-8 लोग खड़े थे। उनकी आंखों में हवस और गंदगी साफ दिखाई दे रही थी। आज तो मजा आ गया, शराब के बाद अब तो रात भी रंगीन होगी, दूसरे ने कहा। तो सब मुंह फाड़कर हंसने लगे। लेकिन ये बंजर में हरियाली आई कहाँ से? देखने में तो यहाँ की नहीं लग रही। उनमें जो उन मवालियों का लीडर लग रहा था, उसने उनके कपड़ों और हुलियों को देखते हुए कहा, जाने दो ना राका भाई, हमें उससे क्या, कहीं की भी हो, कौन सा हमें इन्हें घरवाली बनाना है? एक आदमी ने उन्हें ललचाई नजरों से देखकर कहा। तो वो सारे हंस पड़े। प्रिया और सानिया बुरी तरह से डर चुकी थी। अभी वो एक मुसीबत से निकल भी नहीं पाई थी कि दूसरी ने घेर लिया था। वो सारे आदमी कोई लोकल गुंडे मवाली लग रहे थे, जिनके लिए इस सुनसान सी जगह पर दो खूबसूरत लड़कियां किसी सौगात से कम नहीं थी। देखो चुपचाप से चले जाओ और हमें जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, सानिया ने डरे होने के बावजूद खुद को बचाने के लिए निडरता से कहा।
राका भाई, वो हमें धमकी दे रही है क्या? एक लड़के ने गंदे तरीके से हंसते हुए कहा। तो राका ने कहा, शायद बहुत डर गई है बेचारी। अरे लड़कियों, डरो नहीं, भाई है ना, आज रात तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। उसी लड़के ने फिर से कहा, मैं मुंह तोड़ दूंगी इन कमीनों का। प्रिया ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा। तो सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सामने कई लोग थे, उनसे लड़ना उन दोनों के बस की बात नहीं थी। प्रिया ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। तभी राका ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, लड़की, तुम जानती नहीं हो, यहाँ से बचकर कभी नहीं निकल पाओगी। ये हमारा एरिया है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि खुद को हमारे हवाले कर दो। सानिया ने प्रिया के हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। तो प्रिया की निगाहें फिर उसकी तरफ उठ गई। सानिया ने उसे अपने साथ खींचते हुए कहा, प्रिया भागो। दोनों को भागते देख वो गुंडे भी उनके पीछे दौड़े। दोनों पहले ही बहुत थकी हुई थी। दोबारा उनके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि दूर तक भागते रहें। उस पर प्रिया के कदम तब थम गए जब उसने सानिया की चीख सुनी। उसने सानिया के पैरों की तरफ देखा, जिसमें एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा घुसा था और खून बहने लगा था। उसके चेहरे की पीड़ा को देखकर प्रिया ने उसके पैर से उस टुकड़े को निकालना चाहा, क्योंकि उसके साथ तो सानिया किसी हाल में चल भी नहीं सकती थी। भागना तो असंभव ही था। लेकिन उसके हाथ तब रुक गए जब सानिया ने कहा, रुको मत, भाग जाओ नहीं, तुम्हें छोड़कर हरगिज नहीं। भागूंगी तो तुम्हारे साथ ही, प्रिया ने दृढ़तापूर्वक कहा। तो सानिया अपनी तकलीफ को सहन करने की कोशिश करती हुई बोली, पागलपन मत करो प्रिया, मैं नहीं भाग सकती और हम दोनों मिलकर भी इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए तुम जाओ यहाँ से। पागलपन मैं नहीं, तुम कर रही हो। मैं अगर यहाँ से चली गई तो अकेला पाकर वो तुम्हें नोच डालेंगे। प्रिया ने गुस्से में कहा, वो तो दोनों के साथ भी कर सकते हैं ना। प्रिया, यहाँ रुके तो हम दोनों फंस जाएंगे, इसलिए मेरी परवाह मत करो और खुद को बचा लो। कम से कम कोई एक तो बच जाएगा, सानिया ने समझाते हुए कहा। इतनी तकलीफ में भी उसे प्रिया की फिक्र थी। नहीं फंसती हूँ तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन अपनी दोस्त को इस सिचुएशन में छोड़कर तो नहीं जाऊंगी, प्रिया ने कहा। तो सानिया बोली, वो लोग ज्यादा दूर नहीं होंगे प्रिया, मेरी बात नहीं सुननी तो कम से कम एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। क्या वो तुम्हें इस तरह खोने का गम बर्दाश्त कर पाएंगे? प्रिया की आंखें अपने पेरेंट्स को याद करके छलक उठी। सानिया ने कहा, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की कसम, प्लीज गो। प्रिया, जस्ट गो। उन लोगों के पास आने की आहट सुनाई देने पर प्रिया झटके में फैसला लेते हुए खड़ी हुई और सानिया को खींचकर झाड़ियों में छुपा दिया। जब तक कोई मदद न दिखे इनमें से बाहर मत निकलना, कहकर प्रिया ने उसके पैरों से कांच को निकाल दिया। सानिया ने दर्द बर्दाश्त करने के लिए अपने मुंह को जोर से दबा लिया ताकि उसकी चीख ना निकल पाए। उसके बाद प्रिया ने अपने गले में लिपटा स्कार्फ उसके पैर पर कसकर बांध दिया और उसे गले लगाकर रो पड़ी। तो सानिया को भी रोना आ गया, लेकिन उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, क्योंकि वो जानती थी उसे रोता छोड़कर प्रिया कभी नहीं जाएगी। खुद को उनके हाथ मत आने देना, किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, अलविदा, सानिया ने कहा और प्रिया को भागने के लिए पुश किया, क्योंकि वो सब लोग आसपास उन्हें ढूंढने में लगे थे। उनका वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। दोनों किसी भी पल उनके हाथ पड़ सकती थी। प्रिया ने झाड़ियों में से ही सर निकालकर देखा। वो लोग उन तक पहुंचने वाले ही थे, इसलिए उसने पास पड़ा हुआ पत्थर उठाया और एक तरफ फेंक दिया। सब लोगों का ध्यान उस तरफ गया। तब तक प्रिया वहां से निकल गई और जानबूझकर उन्हें दिखाते हुए भागी, जिससे वो लोग उसके पीछे चले आए और सानिया सुरक्षित बच जाए। उसका अंदाजा सही था, एक दो को छोड़कर बाकी सब उसके पीछे दौड़ पड़े। कबीर दंगाइयों से बचते बचाते वहां चला आया जहां उसके हिसाब से उन सबको होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। इस तबाही के मंजर में एक अजीब सा सूनापन पसरा हुआ था। कबीर का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा था। वो आसपास की हर जगह देखने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई, तो उसने पीछे मुड़कर किक करना चाहा, लेकिन उसके पैर हवा में ही रह गए। जब उसे विराट की आवाज आई, नहीं भाई, मैं हूं विराट। विराट, तुम ठीक तो हो ना? कबीर ने खुशी से विराट को गले लगाकर पूछा। तो विराट ने जवाब दिया, जी भाई, ठीक हुई हूँ। अब आप आ गए हो तो जो नहीं ठीक है वो भी ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है तेरा? और प्रिया और वो लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ, सानिया, वो दोनों कहाँ हैं? कबीर ने उसकी बुझी हुई शक्ल को देखते हुए धड़कते दिल से पूछा। भाई, वो दोनों, विराट का गला भराया, उससे आगे नहीं बोला गया कुछ भी। क्या वो कर रहे हो? बताओ कहाँ हैं वो दोनों? कबीर ने सख्ती से पूछा। उसे फिर किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। वो दोनों नहीं मिल रही। मैं बाहर ही खड़ा था, अचानक से भगदड़ मच गई और मुझे हटना पड़ा। जैसे ही सब शांत हुआ मैंने आकर उन्हें देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तब से पागलों की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। विराट ने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला।
कबीर का दिल धक से रह गया। उसे तो विराट को देखकर ये तसल्ली हुई थी कि वो दोनों उसके साथ होंगी या उसको उनका पता होगा, लेकिन उसकी बातों को सुनकर उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। हाँ, वो एक आर्मी ऑफिसर था, ऐसी परिस्थितियों से उसका सामना आए दिन होता था, लेकिन उसने कभी किसी अपने को इस खतरे में नहीं देखा था, तो आज का दिन उसके लिए भी मुश्किल था। भाई उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? वो मिल तो जाएंगी ना? भाई कुछ तो बोलो ना। भाई, विराट ने उसे झकझोर दिया। तब जाकर वो अपनी सोच से बाहर आया और उसके गाल पर हथेली रखकर कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने विराट को तो समझा दिया, लेकिन उसका दिल अब भी घबरा रहा था। दोनों उस रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे जिस पर विराट के हिसाब से प्रिया और सानिया जा सकती थी। शहर में कर्फ्यू लग चुका था, इसलिए अब तक हर तरफ सन्नाटा पसर गया था। बस आर्मी और पुलिस के जवान पहरे पर थे। उन दोनों को देखकर एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक दिया। किधर निकल पड़े सैर सपाटे पर? पता नहीं क्या यहाँ कर्फ्यू लगा है? पुलिस वाले ने कहा, देखिए सर, हमारे परिवार की दो लड़कियां मिल नहीं रही हैं, हम दोनों उन्हें ढूंढ रहे हैं। कबीर ने कहा तो वो लापरवाही से बोला, बाद में ढूंढना, अभी इधर जाने की मनाही है। वो गई होंगी अपने किसी आशिक के साथ, कर्फ्यू हटने दो, घर पहुंच जाएंगी। उसकी बात सुनकर जहां कबीर की मुट्ठियां भिज गई, वहीं विराट ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में कहा, अपनी हद में रहो इंस्पेक्टर, वरना मुंह खोलने लायक नहीं रहोगे। कबीर ने समझदारी दिखाते हुए विराट को अलग किया और उस पुलिस वाले से कहा, सॉरी सर, ये थोड़ा परेशान है। तो परेशान है तो क्या कुछ भी करेगा? एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले की कॉलर पकड़ने का अंजाम जानते हो ना? खुद के घर की बेटे तो संभाली नहीं जाती और चले आए दूसरे को हद बताने। इंस्पेक्टर ने गुस्से में लाल पीले होते हुए कहा, तेरी तो कहा ना जबान संभालो अपनी। विराट ने फिर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो फिर से कबीर ने उसे रोक लिया। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। कबीर ने कहा तो विराट बोल पड़ा, भाई आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने सुना नहीं है उनके बारे में जो भी बकवास कर रहा है? मैं बात कर रहा हूँ ना विराट, कबीर ने सहजता से कहा। तो विराट ने गुस्से में अपना मुंह घुमा लिया। तुम मुझे समझदार लग रहे हो, इसको भी समझाओ। पुलिस वाले हैं हम, हमसे गर्मी दिखाई तो सारी गर्मी निकाल देंगे। पुलिस वाले ने अकड़ कर कहा, देखिए सर, हम यहाँ टूरिस्ट हैं, दोनों लड़कियों को यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। जब से भगदड़ मची है वो हमसे बिछड़ गई हैं। अगर आप उनको ढूंढने में हमारी हेल्प कर देते तो अच्छा होता। कबीर ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए नरमी से कहा, हम यहाँ सिक्योरिटी के लिए हैं, जासूसी करने नहीं। जाकर एफआईआर लिखवाओ, क्या पता कहीं मरमरा गई हो तो। इंस्पेक्टर की बात भी पूरी नहीं हो पाई कि कबीर ने एक घूंसा लगा दिया। उसने इतनी ताकत से मारा कि इंस्पेक्टर खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। बस बहुत हो गया, कब से मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ और आप बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे हैं। कबीर ने गुस्से में कहा। तो विराट को सुकून मिल गया। वो इंस्पेक्टर पहले तो हैरान रह गया, फिर अपने मुंह से खून पोंछते हुए गुस्से में कहा, देखो तुमने। कबीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम देखो इंस्पेक्टर, तुमने कहा ना कि तुम यहाँ सिक्योरिटी के लिए हो, तो क्या सिर्फ कंधे पर बंदूक टांग कर वॉक करने तक ही है तुम्हारी सिक्योरिटी? क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती तुम्हारी कि यहाँ रह रहे या ये फिर घूमने आए सब लोगों को जान की रक्षा करो? वो दोनों लड़के यहाँ अनजान हैं, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। हम परेशान हैं और तुम्हें यहाँ कहानियां बनाने से ही फुर्सत नहीं है कि वो भाग गई होंगी या फिर मर। कबीर प्रिया के लिए मरने जैसा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर जो अब भी जमीन पर पड़ा था, उसने जब कबीर के तेवर देखे तो उसकी सारी बोलती बंद हो गई। उस पर उसकी बातों को सुनकर उसे शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी थी। कबीर ने उसे अपना हाथ देकर ऊपर उठाया और कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आपको आपका फर्ज याद दिलाना बहुत जरूरी था। अगर हम लोग भी आपकी तरह देश की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बातें बनाने लगे तो इस देश को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप हैं कौन? इंस्पेक्टर ने मरियल सी आवाज में पूछा। तो कबीर ने कहा, मैं एक आम आदमी हूँ और फिलहाल के लिए बहुत परेशान हूँ क्योंकि हमारे घर की लड़कियां गायब हैं। क्या हो रहा है यहाँ? एक कड़क आवाज पर दोनों पीछे मुड़े। सामने कमिश्नर साहब को देखकर इंस्पेक्टर ने जल्दी से सैल्यूट किया और कबीर ने हल्का सा सिर झुका लिया। मेजर राजपूत, आप यहाँ? कमिश्नर साहब ने पूछा। वो उसे पहचानते थे, अभी 3 दिन पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी कर्नल साहब के किसी काम की वजह से। इंस्पेक्टर चौंक गया। उसे कबीर की बात याद आई, अगर हम लोग भी आपकी तरह देश की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बातें बनाने लगे तो इस देश को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओ जनाब, फौजी हैं, इसलिए ही इनके तेवर ऐसे खतरनाक है और घुसा उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसने मन ही मन सोचा और अपने मुंह पर हाथ रखकर सहलाने लगा, मानो अभी अभी उसे घुसा पड़ा हो। इधर कबीर से कमिश्नर साहब को सारी बातें पता चल गई थी। उन्होंने तुरंत उन्हें मदद का आश्वासन दिया। सानिया झाड़ियों में सिमटी जा रही थी। जो दोनों लफंगे
प्रिया के पीछे नहीं गए थे, वो उसे ढूंढ रहे थे। कहाँ गायब हो गई ये लड़की? उस तरफ तो सिर्फ एक ही भागी थी। एक ने कहा तो दूसरा वाला बोला यहीं कहीं होगी, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। यहाँ छुपने के लिए सिर्फ ये झाड़ियां ही हैं। सानिया ने सुना तो घबरा गई, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसने मन में कहा, या खुदा हमारी मदद करिए, प्रिया और मुझे इज्जत के साथ घर भेज दीजिए। तभी अचानक से पुलिस जीप के सायरन की आवाज आने लगी तो दोनों गुंडे चौंक कर एक तरफ को भागने लगे। सानिया के मोबाइल की लोकेशन इधर ही मिली थी, इसलिए पुलिस जीप में बैठकर कबीर, विराट और कुछ पुलिस वाले वहां उसे ढूंढने चले आए थे। उन्हें बस उसके यहाँ होने का शक था, लेकिन उन दोनों गुंडों के भागते देखकर उन्हें यकीन हो गया कि वो यहीं कहीं है। पुलिस वालों ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया और कबीर और विराट मिलकर सानिया और प्रिया को ढूंढने लगे। एक पुलिस वाले ने वहां खून के निशान की तरफ इशारा किया तो सब उधर देखने लगे। कदमों की आहट सानिया के करीब ही आ रही थी। उसने डरकर अपना चेहरा हथेलियों में भर लिया और आंखें कसकर बंद कर ली। निशान का पीछा करते पुलिस वाले ने जब झाड़ियों को डंडे की मदद से झटके से हटाया तो सानिया और घबरा गई। विराट ने उसे देखा और उसे उठाना चाहा, लेकिन सानिया चिल्ला उठी, छोड़ दो प्लीज। सानिया, मैं हूं विराट। सानिया ने आवाज सुनी तो अपनी आंखें खोली और सामने विराट को देखकर उसके गले लग गई। विराट, प्लीज प्रिया को बचा लो, वो लोग उसके पीछे गए हैं। सानिया, काम डाउन, शांत हो जाओ और बताओ प्रिया कहाँ है। विराट ने रोती हुई सानिया को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए पूछा। सानिया ने खुद को संभाला और सब कुछ बताया। वो उस तरफ गई है, उसके पीछे गुंडे हैं, प्लीज उसे बचा लो। भाईजान, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसने कबीर से कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि वो उसकी दोस्त को बचाकर ले आएगा। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उसे, कबीर ने सानिया से कहा। फिर विराट से बोला, विराट तुम सानिया का ख्याल रखो, मैं प्रिया को ढूंढने जा रहा हूँ। भाई, उसे कुछ होगा तो नहीं? विराट ने घबराए हुए पूछा तो कबीर ने स्ट्रिक्टली कहा, नहीं, मैं ले आऊंगा तुम्हारी दोस्त को। वो उन्हें समझा रहा था और खुद को सहज दिखा रहा था, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद भी बहुत परेशान था। उसने एक नज़र सानिया और विराट पर डाली और उस तरफ चला गया जिधर सानिया के हिसाब से प्रिया गई थी। कबीर और विराट को झाड़ियों में छुपी सानिया मिल गई थी। उसको बचाकर और विराट के हवाले कर कबीर प्रिया को ढूंढने निकल पड़ा। साथ आए 4 पुलिसकर्मियों में से 2 विराट और सानिया के पास रुक गए उनकी सुरक्षा के लिए और बाकी दोनों कबीर के साथ चले गए। सानिया बेहद घबराई और डरी हुई थी, इसलिए विराट को उसे संभालने के लिए रुकना पड़ा। वो चाहकर भी कबीर के पास नहीं जा पाया। प्रिया भागते हुए बहुत थक गई थी। उससे अब और नहीं दौड़ा जा रहा था। रुकने का मतलब था वो उन गुंडों के हाथ आ जाती और उसके बाद उसके साथ क्या होता, ये सोचकर ही उसकी रूह तक कांप गई। लेकिन अब और भाग पाने के लिए उसके अंदर ना तो ताकत बची थी और ना ही हिम्मत। इसलिए उसने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया और एक जगह छुप गई जहां 2-3 पेड़ एक साथ उगे थे, जिसकी वजह से वहां छुपने की काफी सारी जगह हो गई थी। कबीर और दोनों पुलिस वाले काफी अंदर तक आ गए थे, लेकिन उन्हें कहीं भी प्रिया नहीं मिली। कबीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ ढूंढे प्रिया को। सानिया के कहे के मुताबिक बात बात पर घबरा जाने वाली नाजुक सी लड़की कई सारे गुंडे मवालियों से घिरी होगी, अकेली। आर्मी का वो जवान जो मुश्किल हालातों में भी लड़ने का हौसला रखता था, आज बेहद डरा हुआ था। सर, हमें नहीं लगता कि वो लोग इधर आए होंगे। आगे इंसानों का जाना पॉसिबल नहीं है। जंगल बेहद घना है, एक पुलिस वाले ने कहा। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था, आगे जंगली जानवरों का खतरा है, दूसरे वाले ने कहा। तो कबीर ने कहा, लेकिन उसके साथ वाली लड़की सानिया के अकॉर्डिंग तो वो लोग इधर ही आए थे। हो सकता है वो इधर आए हों लेकिन फिर दूसरी तरफ चले गए हों, पहले पुलिस वाले ने कहा। तो दूसरे वाले ने भी उसकी बात का समर्थन किया। ये भी हो सकता है कि वो लड़की उनके हाथ लग गई हो और उसे लेकर वो सब अपने किसी ठिकाने पर चले गए हों, या फिर उसे जंगल में आते देखकर वो लोग उसे छोड़कर चले गए हों। कहीं वो किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन गई ना, एक ने कहा। तो कबीर सुन नहीं पाया। बस कीजिए, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो अनुमान लगा रहे हैं बस। यहाँ बहुत खतरनाक जंगली जानवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जानवरों को क्या भरोसा। दूसरे वाले ने कहा, देखिए सर, शाम होने वाली है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, यहाँ रुकना रिस्की है। कल सुबह और लोगों को साथ लेकर आएंगे और फिर से उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक ने कहा। आप लोग चाहते हैं कि हम वापस चले जाएं और तब तक उसके साथ कुछ गलत हो गया तो? कबीर ने हल्के गुस्से में कहा। तो एक ने कहा, और हम कर भी क्या सकते हैं? अभी ना तो हमारे पास सुविधा है और ना ही लोग हैं, इसलिए फिलहाल के लिए वापस जाना ही सही रहेगा। दोनों ही अब आगे बढ़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। कबीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो अपने लिए किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन प्रिया को बिना लिए वो वापस भी नहीं जा सकता था। उसने साथ आए पुलिस वालों की बात मान ली तो वो वापस लौटने लगे। तभी कबीर को एक घड़ी मिली। उसको वो अच्छी तरह पहचानता था। उसने इसको प्रिया के हाथों में देखा था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये शायद भागने में गिर गई थी, इसका मतलब वो इधर आई थी, या शायद इधर ही हो। सर, अच्छा हुआ आपने वापस आने का फैसला लिया। खुद को किसी खतरे में डालना कहाँ की बुद्धिमानी है आखिर, एक पुलिस वाले ने कहा और अपने बगल में देखा। सिर्फ वो दोनों ही थे, कबीर गायब था। ये कहाँ गया? दूसरे वाले ने उसको हैरान परेशान देखकर कहा। तो पहले वाले ने कहा, पता नहीं, हमारे साथ ही तो था, कहीं अकेला ही तो नहीं चला गया उस लड़की को ढूंढने। हो भी सकता है, ये आर्मी वाले ना सन की होते हैं, कुछ भरोसा नहीं इनका। दूसरे वाले ने कहा और फिर पूछा, अब क्या करना है? करना क्या है, वापस चलते हैं, पहले ने एक गहरी सांस लेकर कहा और दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। प्रिया ने पेड़ के पीछे से हल्के से सिर निकालकर उन गुंडों को देखना चाहा। उन लोगों को आसपास देखकर वो पीछे खिसकने लगी ताकि खुद को और अच्छे से छुपा सके। लेकिन तभी किसी से टकरा गई। उसने मुड़कर देखा तो ये उन गुंडों में से ही एक था। तुम्हें क्या लगा कि यहाँ छुपकर बच जाओगी? ये हमारा एरिया है, एक एक जगह को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं हम। उसने प्रिया को घबराए देखकर बेहद गंदे तरीके से हंसते हुए कहा, देखो मुझे जाने दो वरना अंजाम बुरा होगा। प्रिया ने कहा तो पीछे से एक और गुंडे ने कहा, अब अंजाम अच्छा हो या बुरा, जाने तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे। प्रिया ने अपने आसपास देखा। सबने उसे घेर लिया था। वो बुरी तरह डर चुकी थी। कोई चारा ना देखकर उसने सामने वाले गुंडे को पैरों के बीच में किक मारी तो वो बुरी तरह से तिलमिला उठा। बाकी गुंडे कुछ समझ पाते तब तक मौका पाकर प्रिया ने फिर से दौड़ लगा दी। बाकी सब भी उसके पीछे दौड़ पड़े। प्रिया को इन रास्तों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि वो सब गुंडे इसी माहौल में पले बढ़े थे, इसलिए वो प्रिया की अपेक्षा बहुत तेज थे। प्रिया ने दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखना चाहा, तभी उसका पैर फंसा और वो गिर गई। दर्द से आंखें बंद हो गई क्योंकि गिरने की वजह से शरीर में जगह जगह कांटे चुभ गए थे। वो वापस उठकर भागने की हिम्मत जुटा पाती, लेकिन उससे पहले ही गुंडों ने वापस उसे घेर लिया। साली, बहुत हाथ पैर चलते हैं ना तेरे, अब चल मार मुझे, उस गुंडे ने जिसे प्रिया ने मारा था अपने पैरों में पहने जूतों से उसको मारते हुए कहा। तो प्रिया दर्द से कराह उठी। वो पहले ही कांटों की वजह से दर्द में थी। बहुत भगाया इस लड़की ने अपने पीछे भाई, अब तो हमें इनाम मिलना ही चाहिए। उनमें से एक ने प्रिया को ललचाई नजरों से देखकर कहा, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा भी तो नहीं है ना। इतना हाथ पैर मारने के बाद हमारे चंगुल में इसको परकटी चिड़िया के जैसे झटपटाते देखकर जो सुकून मिल रहा है ना, इसका मजा ही कुछ और है। उनके लीडर राका ने कहा तो सब फिर से उसी तरह हंस दिए। राका प्रिया की तरफ आ चुका था। उसने प्रिया को छूना चाहा तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया। इस पर आग बबूला होकर राका ने प्रिया पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। दो लड़कों ने उसे पकड़ लिया और राका ने उसके कपड़े खींच दिए, जिससे उसके टॉप की आस्तीन फट गई। प्रिया ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इतने सारे लड़कों के बीच में फंसी उस नाजुक सी लड़की के बस में कुछ था भी तो नहीं। टू बी कंटिन्यूड।